अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मज़र रिजवी। मैं अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूं। काफ़ी दिन से मैंने सोचा था मैं शुरू करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं टीवी पे और FM 96 पे काफ़ी बिज़ी रहा कराची से और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में, तो हम आपको बताएंगे कि पिछले एक हफ़्ते के दौरान क्या हुआ और आने वाला वक्त वो कैसा क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल जो है, आपको उसमें रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उसको सब्सक्राइब करें, व्यूज़ एंड न्यूज़ मज़र रिजवी के नाम से। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, और जैसा मेरा हॉट प्रोग्राम होता है रेडियो पे भी और टीवी के पर मैं खुल के बात करता हूँ, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप आवाम की आवाज़ बनूँ, और इंशाल्लाह आप लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, मज़र व्यूज़ एंड न्यूज़ मज़र रिजवी, इसके साथ साथ लाइक्स करें और शेयर करें। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कोई 2 महीने से 1.5 महीने से क्या खिचड़ी पक रही थी। तो वो आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर नोटों की खरीदो फरोख्त चली और किस तरह लोगों को लाया गया एक बहाना बना के कि महंगाई हो गई है, बढ़ गई है, और सिंध से काफ़िले चले और पंजाब से चले, और अब पता पड़ता है कि वहाँ ना कोई महंगाई का बात करने वाला है ना कुछ करने वाला है। सब मफाद परस्तों का एक टोला इकट्ठा हुआ और अपने आका अमेरिका के कहने पे इकट्ठा हुआ। तो ये तो थी इनकी सबको इकट्ठा करने वाली बात। तो रही बात अब ये कि ये ख़त का जो एक सिलसिला बना, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साबिक़, अब तो हम साबिक़ कहेंगे, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने कौम को बताया कि एक जलसे के अंदर 27 को जो लास्ट जलसा हुआ था, तो उन्होंने लहराया और बताया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश अमेरिका ने रिजीम चेंज की शुरू की है। तो वो कहा कि उस पर कहा गया कि ये आखिर इतनी देर में क्यों बताया गया। तो मेरे जानने वाले आवाम जो हैं, जो आज सड़कों पे हैं, और उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह बाद में, तो वो इसलिए कहा गया कि 7 तारीख को ये इन्होंने ये जो ख़त जो था उसको बुला के पाकिस्तान की ऑफिशियल, जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, केबल्स के थ्रू जो आता है, क्योंकि ख़त नहीं आते, केबल्स दी जाती है, उनको बताया जाता है। तो हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर्स को अमेरिका में एक अंडर सेक्रेटरी, ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान बहुत बदकिस्मत मुल्क है कि पाकिस्तान के एक अंडर सेक्रेटरी ने जो बुला के हमारे पाकिस्तान को एक तड़ी लगाई और बताया कि किस तरह हम आपको रीजन को चेंज करें। अगर पाकिस्तान इमरान खान को चेंज करता है तो ठीक है, नहीं तो हम पाकिस्तान के मुश्किल हालात पैदा करेंगे। तो ये एक चीज़ थी। उसके बाद हुआ ये कि मुल्क के अंदर ये इन्होंने शोशा शुरू किया कि यहाँ पे महंगाई हो रही है पाकिस्तान में। एक जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ से सिंध से काफ़िला चला, सिंध के गरीब अवाम के पैसे किस तरह लुटाए जा रहे हैं वो आपने देखा, और मज़ीद आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर कि सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, लेकिन यहाँ का पैसा किस तरह जहाज़ों में भर भर के ये वहाँ पे इस्लामाबाद में लोटों के ऊपर खर्च किया गया। बहरहाल 7 को ये वाक़या हुआ और 8 को ही, और उस ख़त में ये जिक्र किया गया कि अहम एक अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के खिलाफ आ रही है। 8 को ही इन्होंने अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। अब मसला ये था कि पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल के बाद 57 कंट्रीज़, 57 मुल्क, इस्लामी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस, OIC जिसको हम कहते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस थी, और उसके अलावा भी बहुत से दूसरे लोग भी आए थे पाकिस्तान में आए। तो वो एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए एक सिस्टम बनता है, प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी करनी पड़ती है। कौमी असम्बली को जो है उनके हवाले किया गया, वज़ीर ख़ारजा के हवाले किया गया, ताकि लोग आएँ, इनको किस तरह सेटिंग। 2 दिन, फिर 23 मार्च थी, उसके बाद जाके ये सारी कार्रवाई शुरू हुई। अब इसमें तेज़ी किस तरह है ये हमें देखना है। क्या तेज़ी देखें कि जिस तरह ये मामला आगे बढ़ता है 27 के बाद, आप ये देखें कि पाकिस्तान कितना एक ऐसा मुल्क है जहाँ इस तरह की साजिशें हो रही हैं, और हमारे एजेंसीज़ के लोग, हमारे जो जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है, और वो खामोश बैठे हुए हैं। क्या मैं सबसे पहले ये आपको बताता चलूँ कि इस्टेब्लिशमेंट किसी फ़ौज का नाम नहीं है। लोगों के आवाम के जहन में आता है फ़ौज। इस्टेब्लिशमेंट एक इस ऐसे लोगों को कहा जाता है जिसमें अदलिया भी शामिल होती है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी होती है, जिसमें बड़े बड़े सरमाएदार भी होते हैं, और फिर फ़ौज के लोग भी शामिल होते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को क्यों नज़र नहीं आया कि 1 महीने से जिस तरह
पैसे की रेल पेल शुरू हुई और पैसा लोगों पे लुटाया जा रहा था, लोगों के ज़मीर खरीदे जा रहे थे। तो ये देखें कि आपके किस तरह सिंध हाउस के अंदर लोगों को ला कर रखा गया। हम देखें सभी, हमें पता है कि किस तरह यहाँ पे पैसे लुटाए गए। इसी तरह लाहौर में किया गया। बेक वक्त आप लाहौर के अंदर भी आतंकवाद की तहरीक दायर की गई। अब तो उन्होंने केपीके में दायर कर दी, हालांकि वहाँ पे कोई मेजॉरिटी नहीं है किसी की। बहरहाल तो ये किसी को नज़र नहीं आया, ना ये अदलिया को नज़र आया, जबकि जो उस वक्त की हुकूमत थी उसने 63A आर्टिकल की, जो जिसमें लोटाक्रेसी के ऊपर बड़ा वो था, उसकी तशरीह के लिए, उसको रोकने के लिए, सिर्फ कि ये किस तरह रोका जाए ताकि पाकिस्तान में आइंदा आने वाली जो भी लोग होंगे उस तरह के लोगों को रोका जा सके। तो गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक 63A का जो आर्टिकल का जो तशरीह का सदर मुमलिकत जो इस स्टेट के सरबराह हैं, इस मुमलिकत के सरबराह हैं, आज तक उसके फैसले को अभी तक इन्होंने कोई हल नहीं किया। और किस तरह आप देखते हैं कि आप अगर वहाँ पे और ये भी पाकिस्तान में, ये बताना चलूँ, पहली दफ़ा मेरा तजर्बा है कौमी असम्बली का, मैंने वहाँ काम किया है, तो लेजिस्लेशन देखी और सीखी, और अभी भी हम सीख रहे हैं। बहरहाल अब मैं एक सहाफ़ी हूँ और पिछले 18 साल 16 साल से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, प्रोग्राम भी करता हूँ, एंकर भी हूँ। मुझे पता है कि किस तरह आपकी पाकिस्तान के अंदर किस तरह फैसले होते हैं। हमने वो दौर भी देखे, नवाज शरीफ की हुकूमत हुई या बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत हुई, और अब इसके फिर नवाज शरीफ की, फिर आसिफ जरदारी साहब की, फिर अभी इमरान खान साहब की हुकूमत को किस तरह ख़त्म किया गया। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह सदर मुमलिकत की एक रूलिंग जो उन्होंने भेजी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, उसको आज तक पेंडिंग में रखा गया। और ये भी पहली दफ़ा वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली जो सुप्रीम कहलाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट अ सुप्रीम बॉडी, पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा जाता है दुनिया में जहाँ जमहूरियत होती हैं, उसकी किसी भी कार्रवाई को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। और पिछले कुछ 10 दिन पहले, इस वाक़े से 10 दिन पहले ही सेनेट की कार्रवाई को नल एंड वाइड कर दिया गया। यूसुफ ज़गिलानी का जो थे वो गए थे पार्लियामेंट हाउस, उसमें सुप्रीम कोर्ट में, उसको नल एंड वाइड कर दिया गया और कहा गया कि हम हाउस की किसी भी कार्रवाई को, कौमी असम्बली की, सेनेट की कार्रवाई को हम उस पर मदखलत नहीं कर सकते। तो क्या ऐसी वजूहत हुई कि जहाँ हमारे इन जजेस को, मोहतरम जजेस साहब को, कि आज उन्होंने एक रात में, इतवार को कोर्ट लगाई और छुट्टी का दिन, जहां 50,000 किस्म के वहाँ पे लोगों के फैसले पड़े हुए हैं, उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। और किस तरह आपने इतवार को लगाई और 4 दिन के अंदर बग़ैर किसी को सुने हुए, गवर्नमेंट के ख़त की बात जिक्र ना करके और एक फ़ैसला जारी कर दिया। ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। एक और मेरी ज़बान न जले, हम क्योंकि फ़ैसला आ चुका, हम बात कर सकते हैं। ये एक धब्बा जो है आज हमारी आला अदालतों के ऊपर एक दफ़ा फिर साबित होने जा रहा है। अब आते हैं कि किस तरह आप वज़ीर आज़म साहब को अचानक कहीं मामला चल रहे थे और उनको इबरत का मकाम बनाया जाना था, तो उसके लिए किस तरह उन्होंने रात की तारीकी में जो है इतना प्रेशराइज किया कि रात को अचानक सुप्रीम कोर्ट की अदालत खुल जाती है और रात के 11:30 पौने 12 बजे। और एक और वाक़या हुआ कि वो ये हुआ कि एक बदनाम ज़माना मौलवी इकबाल हैदर के नाम से, जो पटिशन दायर करने का बहुत बड़ा चैम्पियन माना जाता है, और वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इन्हीं जर्नलों की पटिशन्स को फाइल करता था, जिसे बाद में आने वाले बहाली अदलिया के बाद इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया। को कराची के साहब है ये, और इन्होंने किस तरह, उनको पता भी नहीं था कि ये इस तरह की कोई बात होने जा रही है। जाहिर बात है फिर किसी ने उनको बताया होगा, तैयार किया होगा कि रात को पौने 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खुलवाया गया और एक पटिशन दायर की गई, जबकि उसी दिन ही गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने अपनी रिव्यू पटिशन दायर की, उसे ये कह के मना कर दिया गया कि टाइम ख़त्म हो गया। किस तरह
ایک عام اور بدنام زمانہ انسان وہ ایک پٹیشن لے کے جاتا ہے جس پہ کوئی نوٹیفیکیشن کا نمبر نہیں. یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں کہ کوئی نوٹیفیکیشن کا نمبر فل ان دا بلینکس تھا کہ کسی ٹائم پہ بھی اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے ہمارے جنرل صاحب کو فارغ کرنے کا تو پٹیشن ڈال دی جائے اور اسی ٹائم پہ ہی اس کے خلاف اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے. تو اب آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا معزز ججز کو آج یہ دیکھ کے شرم نہیں آ رہی کہ آج پاکستان کی عوام آج کے دن آج تیسرا دن ہے آج کس طرح عوام پورے پاکستان میں نہیں پاک دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اندر دبئی جیسے ملک جہاں بادشاہت ہیں وہاں سڑکوں پہ آ چکی ہے. ایک طرف عوام ہے اور ایک طرف اسٹیبلشمنٹ. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب اس عوام کے یہ جو اتنا بڑے ہیوج قسم کے جلسے آج کراچی میں ہوا, اسلام آباد میں ہوا, ملتان میں ہوا, لاہور لبرٹی میں ہوا, یہ اتنے لاکھوں لوگ کیسے سڑک پہ آئے, کوئٹہ میں ہوا اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہوئی, اتنے بڑے بڑے ہجوم کس طرح لوگ نکل کے آئے, لوگ رو رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے. لوگ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے گا, اگر تو یہ مسئلہ آج تک کسی بھی پاکستان کی حکومت ختم ہوئی اس طرح کے لوگ نہیں نکلے سڑکوں کے اوپر. میں خود رہا ہوں نواز شریف صاحب کے زمانے کے اندر, میں نے دیکھا لوگ نہیں نکلے, بعد میں جا کے کہیں نکلے. کیا وجوہات ہے کہ پبلک جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلی ہے؟ پبلک کے سامنے اگر کوئی ان ٹولے کے علاوہ کوئی ہوتا تو شاید میں کہہ سکتا ہوں, الفاظ یوز کر رہا ہوں کہ شاید اتنے بڑے جلسے نہیں ہوتے. لیکن پبلک کو, پاکستان کی باشعور عوام کو پتہ ہے کہ جنہوں نے پاکستانی قوم کو بھکاری کہا اور جنہوں نے کہا کہ پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہم امریکہ سے جنگ نہیں کر سکتے, اور جس نے کہا کہ ہم صرف اللہ کی زبان اللہ پہ اعتبار کرتے ہیں, اللہ ہی سب کو بخشنے والا ہے, اللہ ہی سب کو دینے والا ہے, ہم اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں, کہ کس طرح لوگ ان لوگوں کے خلاف آئے جو موجودہ ٹولہ ہے. جبکہ اسی جو کل حلف اٹھانے جا رہا ہے, وزیر اعظم بننے جا رہا ہے, حلف تو نہیں کہہ سکتا, الیکشن ہو رہا ہے اس کا, کل ہی کی ڈیٹ میں اس پچھلے کو 2 مہینے سے وہ مختلف بہانوں سے اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی 15 ارب روپے پاکستان منی لانڈرنگ کیس میں, اور وہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. تو لوگوں کو پتہ ہے, باشعور لوگ ہیں, انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ کرپٹ لوگ جو ہیں پاکستان اس کے خلاف سیسہ پلائی دیوار ثابت ہو چکے ہیں. اور میں آنے والے دور کو یہ آنے والا دور جو میں دیکھ رہا ہوں بینگ اے جرنلسٹ, وہ اور بھی خراب ہوگا. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. جو کام انڈیا نے, امریکہ نے اور ہمارے ملک دشمنوں نے نہیں کیا, وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نہیں کہوں گا, اسٹیبلشمنٹ نے کر کے دکھا دیا کہ آج پاکستان کے عوام ایک طرف ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے. آج عدلیہ کو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں اور سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, آپ جا کے دیکھیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. تو کیا وجوہات ہیں کہ آج ہمیں اس طرف ہم جا رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ آج اگر کوئی بڑی میرے منہ میں خاک ہندوستان یا لوگ حملہ کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام ایک طرف ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہوگی. جو ایک ہوتے تھے وہ شاید مجھے نظر نہیں آتے. خدا را ہوش کے ناخن لیں, فوری طور پر یہ اوورسیز یہ آنے کے بعد کریں گے یہ کہ یہ جس طرح کل ان کی جو ان کی ہیئرنگ تھی وہاں پہ فرد جرم عائد ہونے کی شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے رکوا دی اور جو پروسیکیوٹرز ان کو منع کر دیا گیا. اب سے یہ کام شروع ہو چکا ہے. رات کی تاریکی میں جس طرح کوٹیں لگی اسی طرح رات کی تاریکی میں کام شروع ہو چکے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں کو فارغ کیا گیا اور ان کو چھٹیوں میں بھیج دیا گیا. اسی طرح اوورسیز پاکستانی کے اوپر یہ جو پاکستان کو چلا رہے ہیں پچھلے 3 سال سے $2 ارب اوورسیز میرے پاکستانی محنت مزدوری کر کے اپنے خون جلا کے اس پاکستان کو بھیج رہے ہیں. مجھے تو خطرہ ہے کہ شاید وہ پیسے بھی اب رک جائیں. تو کس طرح ملک چلے گا؟ اور یہ چوروں کا بھان متی کا کنبہ ہے, یہ کب تک ایک دوسرے کے ساتھ چلے گا؟ ابھی تو بہت وقت ہے, ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے والے اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ چند دن کی بات ہے, یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے. تو میں ونس اگین آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ہمیں فوری طور پر الیکشن کرانے چاہیے اور سیدھے الیکشن کرانے چاہیے اور ایسے صاف اور شفاف الیکشن کرنے چاہیے کہ جس میں یہ جو دھبا لگا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ ختم ہو جائے اور
पाकिस्तान को आगे चलने का मौका मिलना चाहिए, सबको बराबरी का हक है। अगर साल रह गया था तो साल पीटीआई को हुकूमत करने देते। ये पाकिस्तान में क्या वजूहत है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी टर्म पूरी नहीं करता, ये हमें सोचना है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने ये बड़ा नज़दीक से बारीकी से ये मुशाहिदा किया है कि वाहिद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जो खामोशी से, आराम से, जिस पे कोई चार्ज नहीं लगा। जितने प्राइम मिनिस्टर गए हैं वो करप्शन के नाम पे गए हैं सारे, उनको निकाला गया। ये वाहिद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, रात में आराम से अपनी गाड़ी खुद चला के अपने घर चला गया और एक डायरी के साथ आया था, एक डायरी के साथ चला गया। लेकिन क्या वजूहत हैं कि उस पर कोई चार्ज नहीं हो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चला गया, उसको उसका हक था, उसको पूरा टाइम मिलना चाहिए था। तो अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। लेकिन वो जाते जाते जो मेरी बात रह गई वो ये कर गया कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम, मैं कहूँगा बाशऊर, अब वो दौर जा चुका है। अब ये सोशल मीडिया का दौर है। अब खबर के ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते, दुनिया में कहीं से भी खबर आपको ब्रेक कर सकती है। तो मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के बाशऊर लोग जो हैं जाग चुके हैं। उसने जाते जाते ऐसा काम किया कि पाकिस्तान के तमाम जितने इदारे हैं उनके ऊपर से कपड़ा हटा दिया और उनके ऊपर से नकाब जो होता है वो हटा दिया। देखें कि किस किस की शक्लें नज़र आ रही हैं। आज अदलिया पे, सड़कों पे गालियाँ पड़ रही हैं। मेरे मुंह में खाक, मेरी पाक आर्मी, मैं लड़ता था लोगों से, लड़ता था पाकिस्तान आर्मी के लिए। अब लोग उनके खिलाफ भी बातें कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा एक हल्का है पाकिस्तान का जो चाहता था पाकिस्तानी कौम को, अब वो भी पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। ये बड़ा एक सरप्राइजिंग अमल है। खुदारा होश के नाखुन लें और जो करता धरता है फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं। इसका वाहिद हल ही है जो नज़र नहीं आया हमारी सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जो अब ये सब के अब फैसला आ चुका है तो मुझे खौफ डर नहीं है। बंदयाल साहब जो हैं उनकी समधन, उनके समधी और उनके दामाद साहब ये मुस्लिम लीग नून के ये एमएनए रहे हैं, तो उनको पलड़ा उस तरफ भारी था। तो जो हमारे पास कहा जाता है कि तराजू जो है इस तरह होता है, लेकिन तराजू कभी कभी कमर्शियल भी हो जाता है। देखें आप। तो वंस अगेन मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह मैं रोज़ कोई ना कोई व्लॉग करूँगा। आपकी मुझे एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।